तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। जियो प्लेटफॉर्म्स ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ एक अहम समझौता किया है। इस समझौते के तहत जियो प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज मुहैया करवा पाएंगे। इस खबर की डिटेल्स अब लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आप बताएं क्या जानकारी है आपके पास और किस तरह की ये डील रहने वाली है, डिटेल्स क्या है? कल आपने भारतीय एयरटेल के साथ स्टारलिंक का करार आते हुए देखा था। ये कोई एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आज रिलायंस जियो ने भी स्टारलिंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इससे रिलायंस जियो के जो ग्राहक हैं उनको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज आसानी से मिल पाएंगी। जो रिलायंस जियो है उसके स्टोर्स जो स्टारलिंक है उसके इक्विपमेंट को रिटेल करेंगे। इतना ही नहीं, जो कस्टमर है उनको इंस्टॉल करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जो एंटरप्राइजेस कस्टमर्स हैं, जो बिजनेस कस्टमर है, रिलायंस जियो इसके जरिए उनको भी टारगेट करेगी। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक, जहां तक कि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच सकती है, वहां पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के जरिए आसानी से ये पहुंचा जा सकेगा। तो इसके लिए अब रिलायंस जियो और स्टारलिंक ने आपस में करार किया है और ये करार जल्दी ही आपको ग्राउंड पर कंप्लीट होता हुआ भी नजर आएगा। तो असीम, अब ये माना जाए कि जिस तरह की डील जियो प्लेटफॉर्म्स और स्टारलिंक के बीच में हुई है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को लेकर, अब इससे स्टारलिंक की राह भारत में आसान हो सकती है। खासतौर पर ये जानना चाहेंगे कि अभी जो पूरा प्रोसेस है वो किस स्टेज तक है, कब तक ये सर्विस शुरू की जा सकती है? स्टारलिंक ने 2 साल पहले भारत में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन कंपनी को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। भारत सरकार का कहना था कि कंपनी को भारत सरकार की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी ने भारत सरकार की अधिकतर जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है उनको मान लिया है। कंपनी भारत में ग्राउंड स्टेशन लगाने के लिए भी तैयार हो गई है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए उसने रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल दोनों के साथ करार भी कर लिया है। तो जल्दी ही सरकार कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर सकती है। एक बार जब कंपनी उससे जुड़े हुए कंपनी से जुड़े हुए सारे दस्तावेज पूरी जमा करा देगी या जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर लेगी, तो कंपनी को लाइसेंस सरकार दे देगी और उसके बाद कंपनी आसानी से लोगों से बुकिंग ले सकती है, अपने सर्विसेज की शुरुआत कर सकती है। हालांकि कंपनी को अभी फिलहाल स्पेक्ट्रम के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं दी है, तो वो सिफारिशें आने में 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। एक बार वो सिफारिशें आ जाती है और स्पेक्ट्रम सरकार कंपनी को अलॉट कर देती है, तो 3 से 4 महीने के अंदर कंपनी की सर्विसेज आप आती हुई ग्राउंड पर देख सकते हैं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। और आज कंज्यूमर अड्डा में भी हम इसी पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे काम करता है सैटेलाइट इंटरनेट और इससे हमारी और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ब्लैकस्टोन ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ ने मनी कंट्रोल के साथ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत में $1 बिलियन के निवेश का फैसला ब्लैकस्टोन ने किया है। मनी कंट्रोल के ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर के साथ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया में नंबर 1 प्रदर्शन करने वाला बाजार है। आइए आपको दिखाते हैं। Is there a number that you can give us to our viewers in terms of how this number can go up? Can 5% become 10% or 15%, and over what kind of period of time? Well, it's great to be back in India. When we decided to come here, we announced that we would put $1 billion in India. Right. And people here probably forget that 20 years ago that was a huge number. And we were on the front pages of all the newspapers. And now, as you say, we're many times what we expected to be, because the country is such a great place to operate. India happens to be our #1 performing market in the world for Blackstone. Our returns here on a gross basis are somewhere around 40% a year, way in excess of any other market. And we've spent our time building businesses in India to make India better, and we foresee being able to double where we are, to have a total exposure of $100 billion
at some point in the future. We're rapidly growing here in India. We're the largest foreign company in the country. We're the largest owner of real estate in the country. We're the largest private equity firm here. We're in all kinds of interesting areas. And we've found that operating in India is great, and we're very bullish on the future of the country. I know the stock market's gone down a bit lately, gets people nervous. In 20 years we've been here, this isn't the first time we've seen that. So we look at the fundamentals in the country. You have excellent stability of political leadership. Regulations have gone down from where we started. We see a very vigorous population, a lot of young people, sort of a preference for technology and technology industries. So we are very positive on the country, and it's great to be back. चलिए अब आपको देते हैं शेयर मार्केट का पूरा अपडेट। आज बाजार में उतार चढ़ाव के बीच फ्लैट क्लोजिंग हुई। बात करें सेंसेक्स की तो इसमें 73 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी 27 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए तो वहीं निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुए। आज के बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट आईटी रियलिटी शेयर्स में दिखी। आईटी इंडेक्स करीब 3% तक फिसल कर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं आज कैसा रहा बाजार का मूड और कहां सबसे ज्यादा गिरावट दिखी और कहां तेजी दिखाई दी? तो आज था हफ्ते का डेफिनेटली सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन। अगर आज के मार्केट की बात करी जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी के ऐसे कौन से शेयर्स रहे हैं जहां हमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले इंडसइंड बैंक, यहां पे शॉर्ट कवरिंग देखी गई है। कल के सत्र में 27% ये टूटा था, आज ये 4.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। टाटा मोटर्स 3.25% की मजबूती यहां पे देखने को मिली है। यहाँ पे एनालिस्ट मीट हुआ था, उसके बाद काफी सारे अच्छे की टेकअवेज आए थे जिसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक 2.25% की तेजी और बजाज फाइनेंस में भी करीब 2% का इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे आईटी दिग्गज में आज हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल आईटी पैक ही आज प्रेशर में जाके बंद हुआ है। नेस्ले इंडिया में भी आज करीबन 2.25% की कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो बीएससी, यहां पे 5.5% का इजाफा था। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि जो गिरावट थी काफी बड़ी थी, जिसके बाद आज वापस से रिकवरी आती हुई दिखाई दी। एनएलसी इंडिया में 5%, सुंदरम फाइनेंस 4% और आदित्य बिरला कैपिटल भी करीब 3% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में भारतीय एक्साकॉम 6.5% की गिरावट, इंडस टावर में अगर देखें तो 5% की गिरावट, पीबी फिनटेक 4.5% और इंडियन बैंक भी आज करीबन 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। ट्रंप की ताजपोशी से पहले आईटी सेक्टर में रिकवरी को लेकर एक अलग किस्म का यूफोरिया था, लेकिन हाल ही की गिरावट को देखते हुए ये लग रहा है कि ट्रंप कार्ड फेल हो गया है। जी हां, आईटी सेक्टर की बिकवाली थम नहीं रही है। आखिर आईटी सेक्टर को किसकी नजर लग गई है, इस पर मेरे सहयोगी आशीष वर्मा ने पूरा एनालिसिस किया है। आइए आपको दिखाते हैं। आज तगड़ा प्रेशर है आईटी इंडेक्स में, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके साथ साथ अपन सुबह चर्चा कर रहे थे साल के हाई से किस तरह से आईटी अब करेक्ट कर रहा है। 22% अब ऑफ हाईज ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। एक और डेटा देता हूं, पिछला एक महीना 10 फरवरी से पकड़ लीजिए, 21 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं। 17 ट्रेडिंग सेशंस में आईटी लाल निशान में था, केवल 4 में इन ग्रीन बंद हुआ है। इस तरह का पेन ऑफ लेट आया है और ये अक्रॉस टाइम होराइजन्स मैंने आपके सामने रिटर्न्स रख दिए हैं। निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी इंडेक्स किस तरह का अंडर परफॉर्मेंस है इस महीने, इस साल, ईयर टिल डेट, और अपने हाई से भी किस तरह का अंडर परफॉर्म ये पॉकेट करती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट ऑफ लेट तो वर्स्ट परफॉर्मिंग पॉकेट बन गई इंडियन मार्केट्स की। क्यों गिर रहा है? एक बात ध्यान रखिएगा, आईटी इंडेक्स का करेक्शन शुरू हुआ था लेट दिसंबर से, जबकि मार्केट्स में दबाव सितंबर ऑनवर्ड्स आना शुरू हो चुका था। तो आईटी रेजिलिएंट था, डटा खड़ा हुआ था। लेट फॉल आया था, शायद एफआईआईज की सेलिंग का डोमिनो इफेक्ट इवेंचुअली आया, और इस बीच गणित भी सेक्टर का गड़बड़ा रहा था, इसीलिए प्रॉफिट टेकिंग गणित गड़बड़ा रहा था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात समझिए, इस समय हो क्या रहा है, ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ रही है और डोमेस्टिक इकोनॉमी रेजिलिएंट होने की तैयारी कर रही है, जिस तरह के रीसेंट अपडेट्स आए। तो इसीलिए थोड़ा सा चर्निंग का भी नुकसान भुगतना पड़ रहा है।
दिक्कत आई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स के बीच में, जब उन्होंने टैरिफ्स की बात छेड़ी थी। टैरिफ वॉर की चिंता जब बढ़ी, उससे यूएस इकोनॉमी के स्लोडाउन की चिंताएं, वहां पे इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आईं। और यूएस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने एक्सपोर्ट्स में यूएस को लेकर, और खासतौर पे इंडियन आईटी। गणित समझाता हूं, इंडियन आईटी हेवीली डिपेंडेंट है यूएस पे। इंडियन आईटी सर्विसेज के 60% से ज्यादा, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 62% के आसपास के रेवेन्यूज यूएस से आते हैं। टैरिफ के चलते अनसर्टेनिटीज देखने को मिली, और इशू ये था, आपको याद होगा लास्ट साल के एंड आते आते तक स्ट्रीट बड़ी होपफुल थी 2025 को लेकर कि 2 साल तक आईटी ने कुछ नहीं करा, स्लोडाउन था, और अब 2025 में हालात पटरी पे आएंगे। वो होप्स सारी की सारी डैश हो गई जब से ट्रंप साहब लौट के उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ दिया। कुछ और इश्यूज हैं आईटी में, जो भी रिकवरी की चर्चा होती है, ध्यान रखें बहुत सिडेट पेस में हो रही है और सेक्युलर नहीं है। और इस बीच एक और सरदर्द है जो लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, आईटी को अपनी डोमेन कैपेबिलिटीज रीबिल्ड करनी पड़ रही है, जनरेटिव एआई पे फोकस करना पड़ रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन इन सब के रिस्क बढ़ा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, वैल्यूएशन मल्टीपल्स को लेकर, ये पूरा आईटी स्पेस तगड़े डाउनसाइड रिस्क फेस कर रहा है। हाल की दिक्कतों पर हमने पिछले हफ्ते हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के एमडी से बातचीत करी थी, उसका एक छोटा सा अंश सुनिए। साथ ही आईटी सेक्टर को लेकर मोतीलाल ओसवाल सतर्क हो चुका है। मोतीलाल ओसवाल ने आईटी शेयर्स पर एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट की डिटेल्स क्या है जानते हैं श्रेया से। तो श्रेया बताएं, मोतीलाल ओसवाल का क्या आउटलुक है आईटी शेयर्स पर? मोतीलाल ओसवाल ने भी एक रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने कॉशियस रुख अपना लिया है। जनवरी से ही अब सतर्क हो गए हैं वो, और वेट एंड वॉच की अप्रोच फिलहाल वो अपना रहे हैं आईटी स्टॉक्स को लेकर। देखिए, उनका मानना है कि कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी अग्रसर है, वहाँ पे काम तो हो रहा है लेकिन उससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं आता दिख रहा, रेवेन्यू में योगदान नहीं हो रहा है। कंपनी का फोकस कैपेक्स और क्लाइंट्स पे ज़्यादा है और वो फिलहाल अभी सर्विस पर खर्च करने की प्राथमिकता नहीं दे रही है, प्रायोरिटाइज नहीं कर रही हैं। कुछ ऐसे काउंटर्स जो मोतीलाल ओसवाल ने दिए हैं, उनकी रेटिंग बताते हुए इन्फोसिस को न्यूट्रल की कॉल दे दी है, विप्रो को सेल कहा है और एल&टी टेक को न्यूट्रल, साथ ही टेक महिंद्रा को बाई कहा है उन्होंने। इसके अलावा उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में डिस्क्रिशनरी खर्चों को लेकर अभी अनिश्चितता है, जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए उन्होंने कॉन्करेंट रेवेन्यू जो है ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया है। टीसीएस का 6.5% से अनुमान घटाकर 3.5% कर दिया है। इन्फोसिस का देखें तो 7.5% से घटाकर 5%। वैसे ही विप्रो में भी कटौती की गई। एचसीएल टेक में 6.5% से घटाकर 5.5% कर दिया। इनफैक्ट टेक महिंद्रा में भी अनुमान घटाया है। लेकिन कुछ प्रेफर्ड पिक्स भी बताए जो उनको आईटी पैक से थोड़ा बेहतर लगता है, उसमें शामिल है LTI माइंट्री और TCS। इन दोनों स्टॉक्स को आप फोकस में रख सकते हैं। टारगेट प्राइस एक बार रख देती हूँ आपकी स्क्रीन पर। एल&टी टेक को न्यूट्रल की कॉल और 5100 इसका टारगेट प्राइस दिया है। टेक महिंद्रा बाई की कॉल 1950 का टारगेट प्राइस। इन्फोसिस न्यूट्रल 1650 का टारगेट प्राइस। वही विप्रो जो सेल की कॉल थी तो नीचे का टारगेट प्राइस है 240। तो फिलहाल मिक्स्ड रिव्यू है। कुछ प्रेफर्ड पिक्स जैसे कि LTI माइंट्री और TCS, बाकी सेल की कॉल है। जी शुक्रिया श्रेया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं जिस तरह की गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है, ऐसे में निवेशकों का भरोसा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एमफी ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट की क्या हाइलाइट्स हैं बता रही हैं कंचन। म्यूचुअल फंड्स में भी जो निवेशकों का भरोसा है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। इक्विटी फंड में तो काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड का डेटा भी कुछ इस तरीके का ही जाहिर हुआ है। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें 26% की गिरावट देखने को मिली है। अब बात यहाँ पे चाहे लार्ज कैप की करी जाए, मिड कैप की करी जाए या फिर स्मॉल कैप की करी जाए, इन तीनों ही जगह पे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अच्छा खासा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम AUM की बात करें तो ये भी हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे मेन आंकड़ा अगर हम SIP की बात करें तो अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करें तो 401 करोड़ का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहां पे हमें डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। 25,999 करोड़ का इस बार SIP फ्लो आया है और SIP के तहत करीब 55 लाख
पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो इस टाइम पे कैंसिल होते हुए नजर आए हैं। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें एसआईपी की, तो फरवरी में जो नंबर आया है मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अगर पिछले 3 महीने का आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे काफी नंबर कम आता हुआ दिखाई दिया है। इक्विटी फंड्स का हाल भी कुछ इस तरीके का ही है। फरवरी में जो ये नंबर उभर के आया है वो है 29,241 का, जो कि अगर आप देखें कंपेयर करें पिछले 3 महीनों से तो काफी नंबर इसमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है। लार्ज कैप में हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में जो गिरावट है थोड़ी सी कम है, लेकिन गिरावट जो है वो यहाँ पे एविडेंटली दिखाई दे रही है। 3063 का जो यहाँ पे आंकड़ा था वो अब घट के हो गया है 2886 करोड़ का। लेके आइए मिड कैप का और साथ ही साथ जो स्मॉल कैप का चार्ट है वहां पे देखते हैं कि जो गिरावट का आंकड़ा है वो कितना बड़ा है। जनवरी के महीने में 5720 करोड़ का स्मॉल कैप में आंकड़ा था, जो घट के सीधा हो गया है 3723 करोड़ का। और यही इस तरीके की जो तस्वीर है आपको मिड कैप के लिए भी सामने नजर आती हुई दिखाई देगी। 5000 करीब का आंकड़ा था, 3000 के आसपास आके ये ठहर गया है। एयूएम की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो एयूएम है उसमें हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फरवरी महीने में 64.53 करोड़ का ये आंकड़ा, लाख करोड़ का आंकड़ा सामने उभर के आया है। तो डेफिनेटली इक्विटी फंड्स के साथ साथ यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड्स में भी जो होल्डिंग है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। करते हैं पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की दूसरे दिन भी बलूचिस्तान के बागियों ने ट्रेन को हाईजैक करके रखा हुआ है। जाफर एक्सप्रेस को दूसरे दिन भी जो बीएलए है उसने हाईजैक कर रखा है। हालांकि बीएलए की तरफ से ये बताया गया है कि उन्होंने सभी जो सवारियां थी उन्हें रिहा कर दिया है, लेकिन खबर ये मिल रही है कि उनके कब्जे में अभी भी 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हैं। इनमें आर्मी के बड़े अधिकारी और आईएसआई के लोग भी हैं। बीएलए ने पाकिस्तानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 27 बलूच विद्रोही मारे गए हैं। बलूच विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो बंदगों को मार देंगे। बीएलए ने यह भी बयान जारी किया है कि अब एक भी गोली चली तो पाक सैनिकों के शवों को इकट्ठा करने के लिए तैयार रहे। माना जा रहा है कि बलूचिस्तान की इंटेलिजेंस विंग जिराब ने इस हाईजैक कांड को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में 1947 से ही संघर्ष चल रहा है। बलूचिस्तानी पाकिस्तान से अलग होकर आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में खुली जंग का ऐलान कर दिया है। आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा करेंगे। संकट में पाकिस्तान, जंगे बलूचिस्तान, 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन नेशन का भी खिताब दिया गया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं और ये किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच 8 समझौते हुए। दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की गई। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े हैं। विकास सहयोग और क्षमता निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।